अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे डीप लर्निंग का। हम लोगों ने इसे प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि हम लोगों ने कौन सा डेटा सेट यूज करना है। डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स किस तरह इंक्रीज होते हैं और किस तरह हम लोग जो है डीप लर्निंग को यूज करते हैं फॉर लार्ज डेटा सेट। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि हमारे पास डीप लर्निंग मॉडल्स के अंदर हमारे पास एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है और एक आउटपुट लेयर्स होती है, जिसकी बेस के ऊपर हम प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग करते हैं। आज के जो है लेक्चर के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पास है कि हमने डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा लिया हुआ है, उस डेटा के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, उसके अंदर हमने डेटा सेट को स्प्लिट और ट्रेन कैसे करवाना है, हमारे पास जो है पिक्सल्स किसे कहते हैं, लॉस एरर किसे हम लोग कहते हैं, हम किस तरह इमेज को नॉर्मलाइज करते हैं और नॉर्मलाइज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आज जो है सबसे पहले हमने जो डेटा सेट लिया था, हम लोगों ने टेबुलर डेटा सेट लिया हुआ है, CIFAR डेटा सेट। तो आप लोगों ने ये डेटा सेट जो है ना थ्रू कैगल, बेशक इसको API के थ्रू लिंक कर लीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों ने डाउनलोड करना है। अब देखिए हमारे पास ये जो डेटा सेट है कैगल के ऊपर अवेलेबल, इसके अंदर हमारे पास 60,000 इमेजेस हैं और जितनी भी इमेजेस हैं वो हमारे पास लेबल है। हमारे पास जितनी डेटा सेट है, हमारे पास सुपरवाइज डेटा सेट है। व्हाट इज सुपरवाइज? हमारे पास जो डेटा सेट है उसकी इनपुट भी है और बेस्ड ऑन दी इनपुट हमारे पास टारगेट लेवल भी है उसका। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस का यहाँ पे डेटा सेट है। डेटा सेट के अंदर जो है डिफरेंट क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? 10 क्लासेस हैं। उन क्लासेस के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं। एयरप्लेन की हो सकती है, कैट की है, डॉग की है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना मॉडल जो है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली हमारे पास ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये मोस्टली स्टार्ट से ही यूज हो रहा है, क्योंकि ये इमेज डेटा सेट के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह हमारे पास जो है CNN मॉडल हम लोगों ने अप्लाई करना है, किस तरह हमारे पास CNN मॉडल जो है फीचर को एक्सट्रैक्ट करता है। हमारे पास इस डेटा सेट की स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास जो है जैसे हम लोगों ने स्प्लिट करना होता है डेटा सेट, तो हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर स्प्लिटिंग भी हुई पड़ी है। हमारे पास ट्रेनिंग इमेजेस, ट्रेनिंग लेबल्स भी अवेलेबल हैं, टेस्टिंग इमेजेस और टेस्टिंग लेबल्स भी अवेलेबल हैं। और हमारे पास जो 10 कैटेगरीज, 10 क्लासेस हैं उसमें है एयरप्लेन है, ऑटोमोबाइल है, बर्ड है, कैट है, डियर है, डॉग है, फ्रॉग, हॉर्स, शीप और ट्रक। इन सब की नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मोस्ट दोबारा क्लियर कर रही हूँ कि हमारे पास जितने भी डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं उनके अंदर सेम सीन ये होता है कि हम लोग अगर वहां पे फोरकास्टिंग करते हैं टेबुलर डेटा सेट के लिए, तो उसके अंदर ये चीज होता है कि हम शॉर्ट टर्म और उसके बाद जो है ना शॉर्ट टर्म के बाद मीडियम और उसके बाद लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करते हैं। तो जब भी हमारे पास टेबुलर डेटा सेट होगा लिस्ट की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म के अंदर, तो हम लोग देखेंगे कि हमने जो प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग करनी है वो जो है शॉर्ट टर्म के लिए करनी है, मीडियम के लिए करनी है, या जो है लार्ज फोरकास्टिंग करनी है, लॉन्ग टर्म जो है ना फोरकास्टिंग करनी है। तो उसके लिए हम LSTM जो है ना लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है मॉडल को यूज करते हैं, गेटेड रिकरेंट यूनिट को भी यूज करते हैं। अब देखो कि ये तो हम लोगों ने इमेज डेटा सेट ले लिया, इमेज डेटा सेट के ऊपर हम लोगों ने प्रिडिक्शंस कर दी। अब हमारे पास जो मेडिकल के अंदर हमारे पास MRI है, CT स्कैन है, तो इसके अंदर जो है ना ये बहुत ज्यादा जो है डीप लर्निंग जो है यूज होना शुरू हो गया है। डीप लर्निंग की बेसिस के ऊपर ही सारी प्रिडिक्शंस होती हैं और सारी चीजें इसके अंदर हो रही हैं। लेकिन अगर हम लोग टेबुलर डेटा सेट लेते हैं, आप सेटेलाइट डेटा सेट ले लेते हो और उसके अंदर नंबर ऑफ जो है ना, मैं कहूँ कि मैंने पाकिस्तान की वेदर फोरकास्टिंग करनी है और मैंने सेटेलाइट डेटा सेट ले लिया है। अब सेटेलाइट डेटा सेट के अंदर आपके पास अगर 6 महीने का डाटा सेट है, या आपके पास 6 महीने का डाटा सेट है और आपके पास वो डेली डाटा सेट है, तो आप क्या करोगे? आप उस डेली सेट डाटा सेट को जो है आपने लिया है, उसकी बेस के ऊपर आप उसकी शॉर्ट टर्म जो है ना फोरकास्टिंग देख सकते हो कि अगले 3 महीनों के अंदर आपके पास जो है किस तरह फोरकास्टिंग होगी। और अगर मीडियम टर्म के लिए देखा जाए तो आप तकरीबन 1 साल का डाटा सेट लोगे, उस 1 साल डाटा सेट के ऊपर आप लोग जो है वो में मीडियम उसकी फोरकास्टिंग कर सकते हो। उसके बाद आपके पास लॉन्ग टर्म होता है, तो उसमें हम 4 to 5 years का डाटा सेट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारे पास बहुत से जो है एग्रीकल्चर में हम इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स की भी बात करें, या हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग की बात आ गई, लेकिन अगर हम जो है गैस एमिशंस की बात करें या हम बर्निंग की बात करें, तो हमारे पास जो है डाटा सेट इसका बहुत अवेलेबल है, सेटेलाइट डाटा सेट।
अब सैटेलाइट डाटा सेट के डिफरेंट बैंड्स होते हैं, उनकी बेस के ऊपर हम जो है आर्क जीआईएस को यूज करके हम लोग मैपिंग करते हैं। लाइक आपने काफी मैप्स देखे होंगे तो वो आर्क जीआईएस पे बने होते हैं। और उसके साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने डाटा सेट लेना है तो एफएओ, गाउलो और उसके बाद इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं ऑफिशियली जहां से हम लोग डाटा सेट लेते हैं। लेकिन गूगल अर्थ इंजन, जिस तरह हम गूगल कोलैब को यूज करें, हम गूगल अर्थ इंजन को असेस कर सकते हैं गूगल कोलैब के अंदर और डायरेक्ट अपनी सैटेलाइट डाटा वहां से बैंड्स, डिफरेंट बैंड्स का डाटा सेट लेके उसको डाउनलोड करके उसके ऊपर भी जो है मशीन लर्निंग, प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो इमेज है उनकी जो डायमेंशंस और लेबल्स कैसे हैं। अब देखिए कि हमारे पास जितनी भी इमेजेस होती है ना, उस इमेजेस के अंदर वो इमेज का डाटा सेट लाइक ए ग्रिड होता है और उस ग्रिड के अंदर छोटे छोटे नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, उन पिक्सल्स की हमारे पास डिफरेंट क्या होती है, हाइट और विड्थ होती है, उसके चैनल्स होते हैं। लाइक आपने सुना होगा रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी और इस तरह के जो है ना डिफरेंट हमारे पास चैनल्स हैं। तो हमारे पास ये जो इमेज है उसकी हाइट और विड्थ 32 पिक्सल्स की है और उसके बाद उसके अंदर चैनल्स कितने हैं, 3 हैं। तो आप देख सकते हैं कि इमेज की शेप आपने बेस्ड ऑन दी पिक्सल्स, हाइट और विड्थ और उसके अंदर कौन सा आपके पास चैनल लगा हुआ है, उसकी बेस के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगी, इमेज शेप हो जाएगी कि 32 हाइट मल्टीप्लाई 32 विड्थ और मल्टीप्लाई चैनल उसके कितने हैं, 3 हैं। आपके पास ये इमेज की शेप है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं कि जो कि डिफरेंट क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक आपके पास टोटल जो है वो 10 क्लासेस हैं, लेकिन आप उनको जो है एज इट इज लाइक क्लासेस में एयरप्लेन है, फ्रॉग है, जो है आपके पास कैट है, आप उनको जो है ऐसे ही कैटेगोरिकल डाटा नहीं लोगे, आपको स्टोर करोगे एज अ नंबर। तो आप 0 से स्टार्ट करोगे तो 9 तक आपके पास वो क्लासेस जाएंगी। उसके बाद आपके पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिट। अब हमारे पास ये जो डाटा सेट है वो ऑलरेडी स्प्लिट है। लाइक इसके अंदर हमारे पास अगर 60,000 इमेजेस हैं तो उसमें उसने ट्रेनिंग के लिए 50,000 इमेजेस रखी हुई हैं और टेस्टिंग के लिए 10,000 इमेजेस रखी हुई हैं। तो हम लोग ट्रेनिंग डाटा को यूज करेंगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए और जो बाकी टेस्टिंग है डाटा सेट उसको हम यूज करेंगे मॉडल को अनसीन डाटा के ऊपर इवेल्यूशन के लिए। अब हमने डाटा सेट के अंदर इंपोर्ट टेंसर फ्लो एसटीएफ। अब देखो कि हमारे पास जितने भी डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं हम वहाँ पे टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाते हैं और फिर टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट कैरस को करवाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मशीन लर्निंग के अंदर जैसे इंपोर्ट पांडास, नमपाई, मैटप्लॉट, लिब, सीबॉर्न, हम इस तरह की जो है एसकेलर्न की लाइब्रेरीज यूज करते हैं। तो जब हम डीप लर्निंग की तरफ आते हैं तो हम टेंसर फ्लो लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं, केरास की तरफ जाते हैं अपने डाटा सेट को लोड, प्रोसेस और विजुअलाइजेशन करवाने के लिए। आगे हमारे पास है कि फ्रॉम टेंसर फ्लो केरास डाटा सेट इंपोर्ट CIAFR10। मतलब हम लोगों ने अपना जो डाटा सेट है वो भी टेंसर फ्लो से ही इंपोर्ट करवा लिया है हमने डाटा सेट के अंदर। हमें पता है कि डाटा सेट जो है वो ऑलरेडी ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर जो है ना स्प्लिट हुआ पड़ा है, तो हमने उनकी जो है ना वो शेप्स और देख लेनी है और उसको प्रिंट करवा लेना है। अब हमने देखना है कि क्लास नेम। अब देखें कि आपके पास यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज हुई हैं। लार्ज ब्रैकेट्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं या लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अपने क्लास नेम्स को न्यूमेरिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करवा दिया। आगे अब देखो कि जब भी हमारे पास, जब हम डाटा सेट को डिस्प्ले करवाते हैं ना, तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग मशीन लर्निंग की तरफ थे तो df.info और df.describe करके हम लोग अपने डाटा सेट को जो है वो डिस्प्ले कर रहे थे। सेम अगर हम लोगों ने सैंपल इमेजेस देखनी हो तो उसके लिए हम लोग जिस तरह हम प्लॉट कर सकते हैं, हम लोग जो है मशीन लर्निंग के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं कि हमारे पास डाटा सेट के अंदर जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो कितनी है। तो सेम हमने यहाँ पे जो है सैंपल इमेजेस को डिस्प्ले करवाया तो हमने PLT डॉट फिगर के प्लॉट फिगर किया। फिग साइज में हमने 8 रखा और उसकी रेंज के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस 9 थी। हमने सब प्लॉट किया। सब प्लॉट मीन कि अगर हमारे पास एक ही पिक्चर है, उस पिक्चर के अंदर हमारे पास 3 जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, कॉलम होंगे और 3 ही हमारे पास क्या होंगी, रोज होंगी। और उसके बाद PLT डॉट टाइटल हमने उसको शो करवाया और उसके बाद जो है ना ये डाटा सेट के देख लेंगे कि हमारे पास डाटा सेट के अंदर जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो किस तरह जो है वो शो कर रही हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पिक्सल्स किसको कहते हैं। बेसिकली हमारे पास जो पिक्सल होता है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज होता है। ठीक है, एन इमेज इज मेड अप ऑफ थाउजेंड और मिलियंस ऑफ पिक्सल्स अरेंज इन ए ग्रिड। लाइक अगर मैं कहूँ कि आप लोग अपने कोई भी एक डिजिटल
कोई भी कैमरे से एक इमेज लेते हो तो उस इमेज के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। और जितने भी पिक्सल्स होते हैं वो एक ग्रिड की फॉर्म में होते हैं, और उस ग्रिड के डिफरेंट जो है ना वो कलर इन्फॉर्मेशन को जो है ना स्टोर कर रहा होता है। लाइक कलर्ड इमेज के जो है डिफरेंट पिक्सल वैल्यूज होती हैं, लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। अब हमारे पास ये जो पिक्सल वैल्यूज हैं ये रेंज करती हैं 0 to 255। अब रेड के लिए हमारे पास 25500 है, ग्रीन के लिए हमारे पास 0 255 है, और ब्लू के लिए क्या है 00255। लाइक यहाँ पे आपने क्या करना है कि बेसिकली हमारे पास जो इमेज है वो मैट्रिक्स ऑफ नंबर है, और हमारे पास जो इमेज है उसके अंदर थाउजेंड और मिलियन ऑफ दी पिक्सल्स होते हैं, और जो पिक्सल्स होते हैं वो डिफरेंट कलर इंफॉर्मेशन को आप अपने अंदर जो है वो स्टोर करते हैं, और उसकी डिफरेंट वैल्यूज है, लाइक RGB है हमारे पास, और उसकी पिक्सल वैल्यूज की रेंज कितनी है 0 to 255 है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास वेट्स क्या होता है। बेसिकली हमारे पास वेट्स हमारे पास क्या है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इनसाइड ए न्यूरल नेटवर्क दैट डिटरमाइन हाउ इंपॉर्टेंट ईच इनपुट फीचर इज फॉर मेकिंग ए प्रेडिक्शन। दे कंट्रोल हाउ मच इन्फ्लुएंस एन इनपुट हैज ऑन द आउटपुट। बेसिकली हम जब भी कोई डीप लर्निंग मॉडल जो है वो ट्रेन करते हैं तो उसके जब हम मॉडल को हाइपर पैरामीटर्स वहाँ पे मॉडल का आर्किटेक्चर जो है दरमियान में से सेट करते हैं, तो हम लोग उसमें वेट्स को भी जो है वो देखते हैं कि हमारे पास जो जितने भी नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स हैं उनका प्रिडिक्शन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू, लाइक हम आउटपुट कि हम देखते हैं कि इनपुट मल्टीप्लाई वेज प्लस बायस। बायस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है वो क्लास इम्बैलेंस की वजह से कितनी जो है वो मतलब कि इंटेग्रिटी डाटा सेट नहीं दे रहा। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आपने सिर्फ इसकी जो है वो डेफिनेशन करनी है कि हमारे पास बेसिकली वेज हैं क्या, कि हमारे पास इनपुट फीचर्स जो है हमने डिटरमाइन करने हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्शंस के लिए, आउटपुट क्लास के लिए। तो विद द टाइम जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तो हम उसको जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट। अब बेसिकली हमें ग्रेडियंट ये चीज बताता है कि कितना लॉस चेंज हुआ है, इन विच डायरेक्शन वी शुड अपडेट दी वेट्स इन सिंपल वर्ड। लाइक अगर हमने कोई मॉडल ट्रेन कर लिया और उस मॉडल की एक्यूरेसी हमारे पास 55% आ रही है, तो हम उसका ग्रेडियंट देखेंगे कि अगर उसके अंदर कितना लॉसेस के अंदर चेंज आ रहा है और किस डायरेक्शन के अंदर हमने अपने वेट्स को जो है वो अपडेट करना है, ताकि हमारे पास जो है मॉडल की जो है वो सही एक्यूरेसी आए और मॉडल अच्छे से ट्रेन हो। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू डायरेक्शन प्लस स्पीड ऑफ लर्निंग के किस तरह हमने इसको क्या करना है, अपडेट करना है। उसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रेडियंट हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तो हमारे पास मॉडल प्रिडिक्शन करेगा, हम इसका लॉस एरर कैलकुलेट करेंगे। द ग्रेडियंट टेल्स अस हाउ टू एडजस्ट वेट्स, वी अपडेट वेट्स टू रिड्यूस द लॉस। लाइक हमारे पास जो हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं उसके लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम ग्रेडियंट को अप्लाई करेंगे, और ग्रेडियंट से पहले हम उसका लॉस एरर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने उसका लॉस एरर कैलकुलेट किया तो हम लोग देखेंगे कि हम अपने अपडेशन ऑफ वेट्स कितनी करें जिसकी वे के ऊपर हम अपने लॉसेस को जो है वो रिड्यूस करें और अपने मॉडल को जो है वो अच्छे से जो है ना वो ट्रेन कर पाए। आगे हमारे पास है लॉस क्या है। अब देखो कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास पिक्सल्स, वेट्स, उसके बाद ग्रेडियंट, और अब देखेंगे हम कि लॉस एरर क्या है। लॉस और एरर मेजर्स हाउ फार द मॉडल प्रिडिक्शन इज फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। देखो बेटा, एक होती है एक्चुअल वैल्यू, एक होती है जो मॉडल की प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें लॉस एरर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा, हाउ रॉन्ग इज द मॉडल। लाइक लॉस बेसिकली कहते हैं कि एरर को कि कितना मॉडल जो है उसका लॉस आ रहा है। लोअर लॉस होगा तो बेटर मॉडल होगा, हायर लॉस होगा तो पुअर प्रिडिक्शंस होंगी। अब हमने कैसे प्रिडिक्शंस करनी है कि हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू वाई से रिप्रेजेंट कर देना है, और दूसरे को प्रिडिक्टेड वैल्यू से, और हम इसको जो है वो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू देख सकते हैं कि हमारे पास लॉस एरर क्या है। अब हम लॉस एरर जो है ना यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक हम उसका मीन स्क्वायर एरर निकाल के देख सकते हैं कि हमारे पास एरर कितना आ रहा है, और अब हमने किस तरह जो है उसके वेजेस को अपडेट करना है ताकि हमारे पास ग्रेडियंट जब हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कम से कम जो है वो एरर आए।
आगे हमारे पास है, अब हम लोगों ने देखा कि पिक्सल वैल्यूज जो है ना वो रेंज करती हैं 0 to 255। तो हम लोगों ने जब भी कोई भी इमेज डाटा सेट लिया है तो हमने उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन करनी है, ताकि हमारे पास जो इमेज डाटा सेट है वो स्केल रहे बिटवीन 0 and 1 के। तो हमारे पास इसका फायदा क्या है कि इससे हमारे पास ट्रेनिंग पे जो है वो इंक्रीज होती है, हमारे पास एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, और हमारे पास अनस्टेबल ग्रेडियंट जो है ना वो नहीं होता, मतलब हमारे पास लॉस एरर बहुत इंक्रीज नहीं होता। तो इसमें हमारे पास जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डाटा सेट पड़ा हुआ है, एक्स ट्रेन को हम नॉर्मलाइज करेंगे डिवाइडेड बाय 255 से, और टेस्टिंग को भी। तो हमारे पास जितने भी पिक्सल्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, वो 0 and 1 के दरमियान में अलाइन हो जाएंगे, स्केल्ड हो जाएंगे। अब हमारे पास है वन हॉट इनकोडिंग। हमने कैटेगोरिकल कॉलम्स को जो है मशीन लर्निंग में देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास इनकोडिंग होती है, लेबल इनकोडिंग या वन हॉट इनकोडिंग। इनमें डिफरेंस क्या है? न्यूरल नेटवर्क डू नॉट अंडरस्टैंड द क्लास नंबर डायरेक्टली, इंस्टेड लेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी वेक्टर। देखो कि सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास जो कैटेगोरिकल कॉलम थे, एयरप्लेन थे या कैट था, फ्रॉग था, हमने उनको नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया 0 to 9 क्लासेस के अंदर। उसके बाद अब जो है हमारे पास जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो क्लास नंबर को अंडरस्टैंड नहीं करते, हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी वेक्टर्स के अंदर। लाइक बाइनरी वेक्टर्स के अंदर हम उसको, बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं? 0 and 1। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको बाइनरी वेक्टर्स के अंदर जो है वो इनकोड करेंगे। इनकोड करने के लिए हम क्या करेंगे कि फ्रॉम टेंसर फ्लो केरास यूटिल्स इंपोर्ट टू कैटेगरिकल। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग है उसको हम क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी वेक्टर्स के अंदर। अब हमारे पास, जब आप लोगों ने क्या किया, डाटा सेट ले लिया, डाटा सेट को डिस्प्ले करवा लिया, और डाटा सेट को डिस्प्ले करवाने के बाद आपने उसको जो है उसके पिक्सल वैल्यू को नॉर्मलाइज कर लिया। उसके बाद उसके जो है क्लासेस जो 0 से 9 थी, आपने उनको बाइनरी वेक्टर्स में भी कर लिया। अब आप मॉडल की क्या करोगे? ट्रेनिंग करोगे। अब हमारे पास जो मॉडल है, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं, लाइक लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारे पास, उसके बाद आरएनएन है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है, हमारे पास बैक प्रोपोगेशन है हमारे पास, उसके बाद सीएनएन है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर है। लाइक दैट नंबर ऑफ हमारे पास डीप लर्निंग मॉडल हैं जो कि यूज हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एलएसटीएम होता क्या है। एलएसटीएम बेसिकली हमारे पास टाइप है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की, डिजाइन टू हैंडल सिक्वेंशनल डाटा एंड रिमेंबर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज। इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट इन ट्रेडिशनल आरएनएन फॉर गेटिंग लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन। अब बेटा यहाँ पे एक चीज देखो कि हमारे पास जो मॉडर्न एआई और जो ट्रेडिशनल एआई था उसमें क्या डिफरेंस था। जो ट्रेडिशनल एआई था उसमें हम आरएनएन को भी यूज करते थे। उसमें हम आरएनएन को इस तरह यूज करते थे कि जब हम लोगों ने कोई भी मॉडल हम लोग लगाते थे ना, तो हम लोग ना उसके ऊपर एक रूल बेस्ड कंडीशन लगाते थे कि इफ यस और नो। लाइक उसके ऊपर कोई प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग नहीं होती थी, बस हमने एक रूल बेस्ड कंडीशन लगाई, उसी की बेस के ऊपर वो रिजल्ट्स आ जाते थे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग की तरफ आए, प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग की तरफ आए, तो इसके अंदर इनहेंसमेंट होना शुरू होगी मॉडर्न एआई के अंदर, कि हम इससे प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग करना शुरू कर दी। अब देखो कि हमारे पास जो एलएसटीएम है ये टेबुलर डाटा सेट के साथ टेक्स्ट जनरेशन के लिए भी यूज होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए, स्पीच के लिए, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन के लिए, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए ना। तो why not use CNN for sequence data? Because CNN best for spatial data, LSTM best for sequential data. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर कोई पूछे कि CNN CNN और LSTM इनमें से कौन सा सीक्वेंशनल डाटा के लिए यूज होता है, तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जो LSTM है वो हमारे पास सीक्वेंशनल डाटा के लिए यूज होता है, जिसमें टेक्स्ट हो, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग हो, लाइक वेदर फोरकास्टिंग हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज देखना चाह रहे हो तो उसके लिए LSTM, और जब हम स्पेशल डाटा, इमेज डाटा सेट की बात करेंगे तो उसमें हमारे लिए CNN सबसे बेस्ट है। आगे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एलएसटीएम, मतलब कि हमारे पास जो एलएसटीएम है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले एलएसटीएम सेल के अंदर डिफरेंट हमारे पास जो है स्ट्रक्चर है। सबसे पहले फॉरगेट गेट, इनपुट गेट, आउटपुट गेट और सेल स्टेट।
अब देखो कि यहाँ पे जो जितने भी गेट्स लगे हुए हैं ये किस तरह जो है हमारे मॉडल के आर्किटेक्चर को अपडेट करते हैं। अब जो फोरगेट गेट है वो बताता है हमारे मॉडल को कि हमने कौन सी चीज फोरगेट कर देनी है। इनपुट गेट बताता है कि व्हाट टू रिमेम्बर, और आउटपुट गेट कहता है कि व्हाट टू आउटपुट, के आउटपुट हमारे पास क्या होगी। तो आपने याद रखना है कि एलएसटीएम स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास फोरगेट गेट होता है, इनपुट गेट होता है, आउटपुट गेट होता है और सेल स्टेट होती है। हाउ एलएसटीएम वर्क एट ईच टाइम स्टेप फोरगेट, मतलब ये फोरगेट गेट के अंदर फोरगेट करता है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को, इनपुट गेट के अंदर ऐड करता है न्यू इंफॉर्मेशन को, आउटपुट गेट के अंदर हमारे पास क्या कर देता है उसके बाद अपडेट अपने मेमोरी को करता है और जनरेट आउटपुट करता है। दिस अलाउ एलएसटीएम टू रिमेम्बर पैटर्न ओवर सीक्वेंस। अब देखो कि हमेशा याद रखना है कि एलएसटीएम के अंदर हमारे पास कौन से हैं। सबसे पहले जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको फॉरगेट कर देता है, जो न्यू इंफॉर्मेशन होती है जो जरूरी होती है उसको ऐड करता है, उसके बाद अपनी मेमोरी को अपडेट करता है और उसके बाद आउटपुट को क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ना वो आज का लेक्चर था। आगे हम लोग ना इसके साथ दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। हमारे पास जो दूसरा लेक्चर है वो हमारे पास है कि डेटा बैलेंसिंग टेक्निक्स हमारे पास बेसिकली कौन कौन सी हैं। बेटा हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है डेटा बैलेंसिंग टेक्निक्स। अब देखो कि यहाँ पे ना इंटरव्यू की काफी क्वेश्चंस होते हैं और अकॉर्डिंग टू रिसर्च पर्सपेक्टिव अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पे दो तीन चीजें जो है ना वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि अगर रिसर्च फ्रीलांसिंग या अपने एफआईपी के लिहाज से भी देखें ना तो अगर हम कोई भी डाटा सेट जो कैगल से उठाते हैं तो सबसे पहले एक होता है हमारे पास ओरिजिनल डाटा सेट। अगर ओरिजिनल डाटा सेट के ऊपर आप लोगों ने सारे स्टेप्स फॉलो अप किए हुए हैं और उसके ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल भी ट्राई किया हुआ है और उसकी एक्यूरेसी आ रही है कोई 0.85 या 0.90, तो इट्स मीन कि आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट के ऊपर इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर आपके पास जो डाटा सेट के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस हैं लाइक 0 और 1 की क्लास है, आपके पास जो है 0 क्लास लो है और 1 क्लास हाई पे जा रही है, तो इट्स मीन कि आपके पास डाटा सेट जो है ना कहीं इम्बैलेंस है। और समटाइम्स किसी किसी डाटा सेट के अंदर इस तरह होता है हमारे पास कि ना हमारे पास ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ 1 क्लास हमारे पास डाटा सेट के जो मॉडल ट्रेनिंग के रिजल्ट्स वो बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे होते। तो रिसर्च के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो अगर कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं ना या फ्रीलांसिंग का काम करते हैं वो करते ये हैं कि सबसे पहले एक ही डाटा सेट को लेते हैं, उसके अंदर ओरिजिनल डाटा सेट के ऊपर मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल लगाते हैं और फिर उसी डाटा सेट के ऊपर जो है ना बैलेंसिंग टेक्निक्स अप्लाई करके देन देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या होंगे। लाइक कोई कंपैरिजन बना देते हैं कि डाटा बैलेंस ऑन ओरिजिनल डाटा सेट के ऊपर मॉडल के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास जो बैलेंस डाटा सेट है उसके ऊपर मॉडल्स के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव होता है। अब इसके साथ देखो कि अब विद द टाइम मॉडर्न जो चीजें चल रही हैं उसके बाद आपके पास जो है ना गैन आ गया, जनरेटिव एआई आ गया, आप सिंथेटिक रियलिस्टिक पिक्चर्स को जो है वो जनरेट करवाना शुरू कर दिया है आप लोगों ने, ठीक है। तो अगर इमेज डाटा सेट के लिहाज से अगर आप देखो तो वहां पे आप लोग गैन को भी यूज करते हो, ठीक है। गैन आपके पास क्या है, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क है आपके पास जो कि आप लोग यूज करते हो डाटा बैलेंसिंग टेक्निक के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है ना डिफरेंट डाटा बैलेंसिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं।
सबसे पहले हमारे पास जब भी डाटा इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आई, लाइक सम इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास ये क्लास ज्यादा थी, ये क्लास कम थी, तो आपके पास ये डाटा सेट के ऊपर इतने अच्छे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। लाइक कभी कभी हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो ओवरफिट या अंडरफिट जाना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने इसको बड़े नजर से ध्यान से रखना है कि आपने कौन सी डाटा बैलेंसिंग टेक्निक्स को यूज करना है, क्योंकि डाटा अगर इम्बैलेंस हो जाए तो वो बहुत सी जो है ना जगह पे जो है इम्पैक्ट इफेक्ट डालता है। अब हमारे पास जो है डाटा बैलेंसिंग टेक्निक हमारे पास क्या है, ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, हम अपने डाटा सेट के अंदर जो क्लासेस हैं उसके अंदर और नंबर ऑफ रोज ऐड कर दें। और अंडर सैम्पलिंग क्या का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा सेट है उसके अंदर जो हमारे पास एक क्लास है, या लाइक जो क्लास हमारे पास माइनॉरिटी क्लास है उसके अंदर ओवर सैम्पलिंग ऐड कर दी जाए, या जो है हमारे पास मेजोरिटी क्लास है उसको अंडर सैम्पलिंग कर दी जाए, लो कर दी जाए। उसके बाद क्लास वेट्स हमने लोगों ने देखा कि हमने किस तरह हम लोगों ने वेट्स को जो है इंपोर्ट करना है ताकि हमारे पास इनपुट फीचर्स का जो है अच्छा इम्पैक्ट आए। और डाटा ऑगमेंटेशन, डाटा ऑगमेंटेशन बेसिकली हम इमेजेस के लिए करते हैं। ऑगमेंटेड हम लोग डाटा लेते हैं ताकि हमारे पास जो है ना डाटा बैलेंस हो जाए। अब हमारे पास है ओवर सैम्पलिंग, इंक्रीज माइनॉरिटी क्लास सैंपल्स, रैंडमली डुप्लीकेट माइनॉरिटी सैंपल। रिस्क क्या हो जाता है, इसका ओवरफिटिंग है। अब हमारे पास है स्मोट। बेटा रिसर्च हो, FIP हो, स्मोट जो सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास यूज होती है, जहाँ पे हम सिंथेटिक सैंपल्स को जो है वो जनरेट करते हैं इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेशन नहीं करते। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं ओवर सैम्पलिंग की बात करूँ तो वहां पे मैं क्या करती हूँ, डुप्लीकेट लेती हूँ। लेकिन जब मैं स्मोट की बात करती हूँ तो वो मैं सिंथेटिक डाटा सेट जो है ना वहां पे यूज करती हूँ। ठीक है, तो हम स्मोट के कोड को किस तरह यूज करते हैं कि हम लोग इम्प लर्न जो है एक लाइब्रेरी है, वहां से हम जो है इंपोर्ट करते हैं स्मोट को। हम उसकी एक रैंडम स्टेट देखते हैं और अपने डाटा सेट को क्या कर देते हैं, रीसैंपल कर देते हैं। उसके बाद अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग का मतलब होता है कि रिड्यूस करते हैं मेजोरिटी क्लास सैंपल्स को। ठीक है, उनको जो मेजोरिटी क्लास है अगर उसके अंदर नंबर ऑफ रोज बहुत ज्यादा है या वो क्लास बहुत ज्यादा मेजोरिटी पे है तो हम उसको अंडर सैम्पलिंग कर देते हैं, लाइक उसको रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद अब हमारे पास है क्लास वेट्स इन डीप लर्निंग, एडजस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास इन लॉस फंक्शन, रिकमेंड फॉर CNN मॉडल, नो डाटा डुप्लीकेशन रिक्वायर्ड। लाइक हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट मल्टीप्लाई वेट्स मल्टीप्लाई बायस है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने वेट्स को जो है वो इंपोर्ट करते हैं, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ताकि हमारे पास जो मॉडल है वो बेटर प्रिडिक्शंस दे। उसके बाद है हमारे पास डाटा ऑगमेंटेशन। डाटा ऑगमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है कि क्रिएट्स वेरिएशंस ऑफ इमेजेस, इंप्रूव जनरलाइजेशन यूज इन CNN लाइक CIFAR। अब देखो कि डाटा ऑगमेंटेशन का क्या मतलब होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज भी बताती चलूं कि हमारे पास ना सम डेटा सेट इस तरह के होते हैं जिनके ऊपर ना कोई भी लेबल नहीं हुआ होता। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस डेटा सेट के ऊपर लेते हैं, उस डेटा सेट को ऑगमेंटेशन, बिफोर ऑगमेंटेशन से हम उस डेटा सेट को लेबल कर देते हैं। लेबल लाइक उसके ऊपर हम बॉक्सेस को ड्रा कर सकते हैं या किसी रेक्टेंगल को ड्रा करके हम लोगों ने लेबल कर लेना है। अब ये जो है ना डिफरेंट हमारे पास इस तरह के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ पे हम अपने डाटा सेट को जो है वो लेबल कर सकते हैं। लाइक ये कंप्यूटर विजन टेक्निक्स के अंदर आता है जो कि डीप लर्निंग के अंदर है। हम लोग उसको लेबल करते हैं, उसके बाद ऑगमेंटेशन अप्लाई करते हैं। ऑगमेंटेशन भी हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर की तरह है कि हम उसके अंदर क्या करते हैं कि अपने इमेज के अंदर नॉर्मलाइजेशन हो, हमने इमेज को रीसाइज करना हो, इमेज के अंदर फ्लिप करना हो, जूम करना हो, रोटेट करना हो, तो हम अपने इमेजेस के अंदर क्रिएशन वेरिएशंस को ऐड करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो जनरलाइजेशन इसकी अच्छी हो। आप लोगों ने ये ओवरऑल जो है वो लेक्चर सारा जो है एक दफा सुन लेना है, और उसके बाद इसमें जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं हम लोगों नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।